हेलो दोस्तों, मैं हमीद काटात अपने YouTube चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये पहला ऐसा वीडियो है जिससे कि मैं YouTube पर आपसे रूबरू हो रहा हूं, आपको फेस टू फेस आपसे बातचीत कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने YouTube पर 16 वीडियो चढ़ाई है जिसमें आपने केवल और केवल मेरी आवाज़ सुनी होगी, मुझे नहीं देखा। तो आज ये पहला वीडियो जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले की जो 16 वीडियो जो मैंने चढ़ाई थी, वो सारी की सारी वीडियोज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, इस चैनल पर आप अगर नए नए आए तो एक खास रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मेरी अगली नई वीडियो जो चढ़ाऊंगा मैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है अभी की, ये वीडियो कि हम हिस्ट्री किस तरह से पढ़ सकते हैं, हमें हिस्ट्री में पढ़ते समय हम किस किस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हिस्ट्री पढ़ें। और मुख्य रूप से मतलब जो है हमारे भारत की जो हिस्ट्री है, चाहे मतलब जो है राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री, हमें किस तरह से पढ़नी है, कौन सा टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें हिस्ट्री पढ़नी है। तो हिस्ट्री पढ़ने के आधारभूत तरीके मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। मुख्य रूप से 3 तरीके हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 तरीके जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का, वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता सबसे पहली बात है क्रमबद्धता, सीरियलिटी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि क्रमबद्ध रूप से हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना है। हमारी इंडियन हिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दोस्तों प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। इंडियन हिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। इन सब को मतलब जो है अब आप कहोगे सर कि इनमें क्रमबद्धता क्या है, क्रमबद्धता का हम कैसे ध्यान रखें। दोस्तों, क्रमबद्धता का इसमें ऐसे ध्यान रखना है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या जो है उसको हिस्ट्री पढ़ने के हिसाब से आप उसको 3 भागों में डिवाइड करें। कैसे? सुबह, दोपहर और शाम। सुबह आपको क्या उठाना है? सुबह आपको प्राचीन काल का भारत उठाना है। और उसमें भी एक क्रम होता है दोस्तों। सबसे पहले क्रम आएगा हमारी वैदिक सभ्यता, उसके बाद में क्रम आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। अब आप कहोगे सर कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है तो हम वैदिक सभ्यता को पहले क्यों पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो वैदिक कालीन सभ्यता से ही होती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पुरानी है, लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हमें पहले हो चुकी थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें 1837 में हुई थी। इसलिए जो एक क्रम जो चला हुआ आ रहा है दोस्तों कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर धीरे धीरे हमारे धर्मों का विकास हुआ। धर्मों के विकास के बाद में ये हर्यक वंश और अलग अलग वंशों की शुरुआत हुई थी। और फिर मौर्य वंश के बाद में मौर्यतर वंश, फिर गुप्त वंश, फिर गुप्तोत्तर वंश, हर्ष का काल, ऐसे करके हमारी एक सीरियल चलती है इसमें प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से सबसे पहले तो आएगा क्या? सल्तनत काल। सल्तनत काल में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो हमारा आएगा गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। और फिर सल्तनत काल और मुगल काल, ये हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। मुगल काल में मुख्य रूप से सबसे पहले बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में थोड़ा सा एक टाइम पीरियड छोटा सा 15 साल का आता है जो सूर वंश का है, जो अफगान जो शेरशाह सूरी का जो वंश था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हुमायूं वापस 6 महीने के लिए शासक बनता है। उसके बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पूर्व मुगल काल खत्म हो गया। पूर्व मुगल काल के बाद में आता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के जो बेटे आजम और मुअज्जम के साथ जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, इनमें
इनके बाद जो बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से जो गद्दे पे बैठा था, वहां से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक का जो काल है वो हमारा काल आता है उत्तर मुगल काल का। तो इस पूरी एक सीरीज चलती है दोस्तों, इनको एक पूरे क्रम से हमको याद रखना पड़ता है। फिर मध्यकालीन के बाद में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास की जो शुरुआत होती है वो 1740 से होती है। अली वर्दी खान जब बंगाल का नवाब बनता है तब से लेकर आज तक का जो समस्त हमारा इतिहास है 1740 थे, वो सारा का सारा इतिहास हम पढ़ते हैं किसमें? आधुनिक भारत में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब हमको क्या करना है, आप तो हिस्ट्री पढ़ते तो हो, लेकिन हिस्ट्री आपको क्या है कि आप में क्रमबद्धता नहीं होती। तो आप सबसे पहले क्या उठा लेते हो? आधुनिक भारत उठा लेते हो। आधुनिक भारत में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट उठा लेते हो। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते पढ़ते आप भक्ति काल में चले जाते हो। मध्यकाल में पढ़ते पढ़ते वापस प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता उठा ली। सिंधु घाटी सभ्यता उठाकर वापस मतलब जो है आप 1857 क्रांति में आ गए। 1857 क्रांति छोड़ी और फिर वापस आप जो है मुगल काल में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको प्रॉपर एक क्रम में आपको हिस्ट्री पढ़नी है। क्रमबद्धता होनी जरूरी है। प्राचीन काल को सबसे पहले उठाओ, फिर मध्यकाल को, फिर आधुनिक काल को। इस तरह से हिस्ट्री पढ़ो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि भाई पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है। तो क्रमबद्धता बहुत ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री में। क्रमबद्ध रूप से अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हिस्ट्री आपके समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा फिर दूसरा जो तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का, एक घटना का दूसरी घटना से संबंध जोड़ना। एक घटना का दूसरी घटना से संबंध जोड़ना। अब आप कहोगे सर कि एक घटना का दूसरी घटना से के साथ हम संबंध कैसे जोड़े। अब आप में से कोई होशियार बालक तो होगा, वो तो ये कह देगा कि सर आपने कहा कि एक घटना का दूसरी घटना के साथ संबंध जोड़िए, तो आप ये पूछ लोगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का, पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों से संबंध जोड़िए। तो ये संबंध तो भाई मैं 10 जन्म में भी नहीं जोड़ सकता। एक घटना का दूसरी घटना से संबंध जोड़ने का मतलब यह है कि ऐसी घटना का संबंध आप जोड़ें जो एक के बाद जस्ट दूसरी घटित हुई हो। मैं उदाहरण देके बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि क्रांतिकारी संगठन जो बहुत ज्यादा मतलब क्या उग्र हो उठे थे, और इनको दबाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही खराब चल रही थी और भारत उनके हाथ से निकलने का डर था, इसलिए क्या हुआ था कि उन्होंने एक एक्ट पारित किया था। उस एक्ट का नाम था भारत रक्षा अधिनियम। भारत रक्षा अधिनियम। भारत रक्षा अधिनियम उन्होंने पारित किया था कि क्रांतिकारी जो घटनाएं हमारे इस हिंदुस्तान में हो रही है इसको किसी भी तरीके से रोका जाए, कम किया जाए, ताकि यहाँ अगर शांति अगर बनी रहेगी तो वहाँ जो यूरोप में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, यहाँ के सैनिकों को वहाँ लड़ने के लिए भेज देंगे। जब युद्ध समाप्त हुआ तब क्या हुआ था कि भाई जो राष्ट्रवादी जो उग्र विचारों के जो राजनेता थे वो मतलब क्या कि सक्रिय होने लग गए। तो अब ब्रिटेन की सरकार क्या चाहती थी कि ये जो भारत रक्षा अधिनियम है इसको किसी ना किसी रूप में रखा जाए भारत में। तो एक समिति का गठन किया गया था, वो समिति थी रोलेट समिति। इस समिति को कहा गया था कि आप हमें ऐसे कोई मतलब ऐसा उपाय बताए, ऐसे कोई राय दे, कोई सलाह दे हमें कि ये जो भारत रक्षा अधिनियम है ये खत्म नहीं हो, ये चलता रहे, किसी न किसी रूप में ये चलता रहे। तो सिडनी रोलेट जो इस रोलेट समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा था कि भाई कि इसको थोड़ा सा चेंज ऐसे कर दो कि भारत का कोई व्यक्ति अगर जिसको केवल मात्र संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, गुप्त रूप से उसको जितना चाहे देर दिनों तक, सालों तक, महीनों तक उसको मतलब जेल में बंद रखा जा सकता है। ये राय दी थी सिडनी रोलेट ने भारत रक्षा अधिनियम को किसी न किसी रूप में भारत में रखने के लिए। भारत रक्षा अधिनियम हुआ। भारत रक्षा अधिनियम के बाद में जस्ट क्या पारित हुआ? रोलेट एक्ट।
रोलेट एक्ट हुआ तो इसकी जगह जगह मतलब क्या है कि इसका विरोध हुआ कि भाई ये रोलेट एक्ट गलत है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमें जो छूट देने की जो बात ब्रिटेन की सरकार ने कही थी वो झूठी हो चुकी है। और मतलब जो है भारत रक्षा अधिनियम को किसी न किसी रूप से मैं ये रोलेट एक्ट के रूप में हमारे सामने रखना चाहती है। ये गलत है, हमारे साथ अन्याय हुआ, ब्रिटेन ने सही नहीं करा। रोलेट एक्ट के विरोध के चलते मतलब जो है पंजाब के जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको बंद ही बना लिया गया था और नजरबंद कर दिया गया था। पंजाब की जनता जो है उग्र हो उठी थी कि भाई हमारे नेताओं को क्यों बंद कर दिया, क्या कारण था। बताया गया था कि रोलेट एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था। संदेह हो चुका था कि इनके ऊपर ये सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। फिर इसके विरोध में दोनों नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हुई थी। कहां सभा हुई थी? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। हजारों लोग, हजारों मासूम, निर्दोष और बेगुनाह लोग मारे गए थे। क्या हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो गांधी जी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से बिल्कुल उद्विग्न हो उठे थे कि भाई जो गांधी जी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और बहुत सारे मतलब क्या कि सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग करके गांधी जी ने मतलब जो है साउथ अफ्रीका में इनका प्रयोग किया था, उनको वहां सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसलिए गांधी जी ये समझते थे कि भाई कि अंग्रेज न्यायप्रिय है, न्याय करेंगे। लेकिन इस घटना ने मतलब जो है गांधी जी को थोड़ा सा, गांधी जी को बदल कर रख दिया कि भाई कि नहीं, मेरे देश में मतलब अंग्रेजों ने ये किया जो बिल्कुल गलत किया, ये सही नहीं है। तो इन उपयुक्त घटनाओं के चलते गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगियों से असहयोगी बन गए। तो इन्होंने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो एक घटना का दूसरी घटना के साथ संबंध जुड़ रहा है ना। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो एक घटना का दूसरी घटना से संबंध जोड़ना है। अब वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक घटना तो 1000 साल पहले मतलब बीत रहे हो रही है और एक घटना 1000 साल बाद में हो रही है, तो वो बोले सर इनका संबंध जोड़ के बताओ। जो सालों का जिसमें अंतर होता है जिस घटनाओं का, उनमें किसी तरीके का कोई भी संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। इस बात का ध्यान रखना। संबंध ऐसी घटनाओं का जोड़ना है जो एक के बाद जस्ट दूसरी घटित हुई हो। और आज बात आपको समझ में। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो हिस्ट्री में हिस्ट्री में तो काम आती है ही है, लेकिन हिस्ट्री को छोड़कर अदर जो सब्जेक्ट है उनमें भी ये मतलब जो है तीसरा पॉइंट काम में आता है। अगर तीसरा पॉइंट है ये हिस्ट्री को छोड़कर अगर अदर सब्जेक्ट में से भी अगर आप है तो इस तीसरे पॉइंट का भी आप प्रयोग करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? विश्लेषणात्मक अध्ययन। विश्लेषणात्मक अध्ययन। विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब विश्लेषणात्मक अध्ययन हिस्ट्री में कैसे होता है? जैसे कि मान लेते हैं भाई कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊं कि आपने अगर पढ़ने के लिए उठाया सल्तनत काल में आपने उठा लिया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था और हमारे सिवाना पर भी आक्रमण किया था, रणथंभौर में भी आया था। अब क्या है कि जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले मतलब जो है हम जो सबसे बेस्ट जो रियासत लगती है हम उसी को उठा लेते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, उदाहरण के तौर पे कि आपने मेवाड़ उठा लिया। अब मेवाड़ अगर आपने उठा लिया तो मेवाड़ में राणा रतन सिंह तो आएगा ही, ठीक है। तो आपने राणा रतन सिंह को पढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी भी आ जाएगा। लेकिन आपने राजस्थान का इतिहास छोड़ के अगर आपने वापस इंडिया हिस्ट्री अगर आपने उठाई और मध्यकाल में अगर आपने सल्तनत काल उठा लिया और खिलजी वंश उठाया तो आपने खिलजी वंश उठाया तो खिलजी में अगर आप वापस पढ़ोगे तो वापस राणा रतन सिंह आ जाएगा। ये बोले कि यार ये क्या मतलब, जब राणा रतन सिंह पढ़ रहे तभी अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है और अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे तो राणा रतन सिंह आ रहा है, तो यार ये क्या मामला है, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि भाई आपको मतलब विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को भी सामने रखना है, राणा रतन सिंह को भी सामने रखना है। आप अगर रणथंभौर अगर पढ़ रहे हैं तो आपको हटीला रणथंभौर का राव हमीरदेव चौहान को साथ में रखना है और
अलाउद्दीन खिलजी को भी साथ में रखना। आपको विश्लेषण करना है कि भाई कि इनकी लड़ाई कैसे हुई, क्यों हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, मतलब ये जो हमीरदेव चौहान था इसने क्या करा, इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करो आप। अलग अलग नोट्स बना लो। राणा रतन सिंह जो है मेवाड़ के शासक, उनका उनको खोल के देख लो मेवाड़ के इतिहास में, और एक दूसरी किताब में खोल के देख लो राणा रतन सिंह को कि भाई इस किताब में क्या कह रहा है, इस किताब में क्या कह रहा है। दोनों का अगर आप विश्लेषण करोगे तो आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि भाई कि यार हाँ, रतन सिंह के सामने ये स्थिति थी और अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये स्थिति थी और इस वजह से लड़ाई हुई और ऐसा मामला हुआ था। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन करोगे तो आपको हिस्ट्री के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले आप ये कहते हो कि ईसा पूर्व और ईसवी में भी आपको अंतर समझ में नहीं आता, तो ईसा पूर्व, ये ई पू और ये ई, आपने हिस्ट्री की किताबों में ये पढ़ा होगा ई पू और ई। अब आप कहोगे कोई जो हिस्ट्री जो नहीं पढ़ने वाला है, जो हिस्ट्री से बिलोंग करता ही नहीं है, वो क्या करता है कि ये ई पू को ये कहता है कि सर ये क्या है, ये ई पू और ई क्या है। क्योंकि हिंदी की किताबों में अक्सर जो हिस्ट्री की होती है उसमें ई पू और ई लिखा हुआ आता है। अब वो जो हिस्ट्री से संबंधित नहीं है वो समझेगा ही नहीं कि यार ये ई पू और ये ई क्या है। तो ई पू और ई कुछ भी खास विशेष बात नहीं है। ये ई पू का मतलब है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं हम उन्हें ईसवी पूर्व में पढ़ते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटनाएं हैं वो हम ईसवी सन में पढ़ते हैं। जैसे कि आज 2022 ईसवी सन चल रहा है, तो ये ई में क्या पढ़ेंगे, ईसवी सन की घटनाएं पढ़ेंगे। ई पू में क्या पढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं पढ़ेंगे हम। अब दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि संवत किस तरह से निकालते हैं। इतिहास में अलग अलग राजा महाराजाओं ने संवत चालू करे, संवत किस तरह से निकालते हैं। संवत में इस खास तौर पे इन बातों का ध्यान रखना है। ईसा पूर्व, अब जो संवत ईसा पूर्व में जो चालू हुआ है उसमें तो क्या करेंगे कि वर्तमान सन को वर्तमान सन में ईसा पूर्व में जो सन चालू हुआ उसको जोड़ देंगे, और ईसा के बाद जो सन चालू है उसमें उसको वर्तमान सन में से घटा देंगे। लेकिन ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा नेक्स्ट अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आपने वॉच किया है, मेरे को इतना टाइम दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मैं लाइक करने और शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, लाइक करो तो आपकी इच्छा, शेयर करो तो भी आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट करके मेरे को इस वीडियो के बारे में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है और ये बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सोशल मीडिया साइट्स के लिंक दे चुका हूँ, और लिंक पर क्लिक करके आप मेरे को मेरी सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।